तो जैसा कि अब हमने चर्चा की है कि उपयोग ज्ञान शब्द का प्रतीक है। ज्ञान कहो, दर्शन कहो, दोनों ही उपयोग कहलाते हैं। सामान्य भाषा में उपयोग शब्द किसी विषय को जानने अर्थ में किसी चीज का उपयोग करने अर्थ में आता है, किंतु ये शास्त्रीय विशेष शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान और दर्शन। उसी को शास्त्र की भाषा में साकार उपयोग और अनाकार उपयोग कहा गया है। जब हम किसी चीज को जानते हैं कि ये क्या चीज है, इसका क्या रंग है, क्या टेस्ट है, क्या प्राइस है, किस तरह की ये चीज है, इसका क्या उपयोग हो सकता है, तो ये सारी बातें हमें जब किसी वस्तु के बारे में पता होती है तो उसे साकार उपयोग कहा जाता है या स्पेशल नॉलेज कहा जाता है। किंतु जब हम ये सब बातें विचार किए बिना जस्ट ये सोचते हैं कि ये कुछ है, अंधेरे में हम देख नहीं पा रहे कि वो चीज क्या है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, ऐसा हमें पता नहीं चल रहा है, बस इतना ही पता चल रहा है कि ये कुछ चीज है, तो उसे अनाकार उपयोग कहते हैं। इसी को निर्विकल्प प्रत्यक्ष भी कहते हैं। यानी इसमें आपको और उसके बारे में विशेष कुछ पता नहीं होता है, एक बिल्कुल जनरल नॉलेज होता है, किसी चीज की उपस्थिति का या होने का आभास होता है, उस ज्ञान को अनाकार उपयोग कहा जाता है। तो ये साकार उपयोग और अनाकार उपयोग, जिसको हम कहें कि ज्ञान और दर्शन, तो आप बहुत बार ज्ञान और दर्शन शब्द तो सुनते ही हैं, और ये ज्ञान और दर्शन दोनों ही हमारे चेतना के दो रूप हैं। जानने की हमारे अंदर जो शक्ति होती है उसको चेतना कहते हैं, और उससे दो तरह से जाना जाता है। एक तो ये है कि हम वस्तु के हर विशेष जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, उसकी जो अवस्थाएं होती हैं, उन सबको हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो साकार उपयोग कहलाता है। और एक हमें ये नहीं पता है कि ये वस्तु क्या है, कैसी है, या इसे जीव कहे या अजीव कहे या व्यक्ति कहे या वस्तु कहे, ऐसा हमें जब पता नहीं चलता है तो हम उसे अनाकार उपयोग कहते हैं। एक जनरल नॉलेज होता है किसी चीज का, जिसमें केवल वस्तु के होने का आभास होता है, बाकी उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है। तो ये दोनों तरह के चेतना के हमारे उपयोग कहलाते हैं, प्रयोग कहलाते हैं, जानने की तरीके कहलाते हैं। और अब हम देखेंगे कि साकार उपयोग के अंतर्गत 5 प्रकार के ज्ञान आते हैं और 3 प्रकार के अज्ञान आते हैं, और अनाकार उपयोग के अंतर्गत 4 प्रकार के दर्शन आते हैं। तो कल आपने थोड़ी बहुत इस विषय में चर्चा सुन रखी है, फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें वो चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो 5 प्रकार के ज्ञान कौन से होते हैं? तो ये कहा जाता है कि 5 प्रकार के ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष, अगर हम पांचों प्रकार के ज्ञानों को अगर 2 भागों में बांटे या सबसे कम उनका क्लासिफिकेशन करें, तो वो 2 तरह के ज्ञान ही, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट हम किसी चीज को देखते हैं, जानते हैं, अपनी आंखों से हमने देखा, तो हमें इसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और हमने आंखों से स्वयं तो नहीं देखा, किसी और ने देखा और उसने हमें बताया, और फिर हमें पता है कि वो चीज वहां पर थी या नहीं थी, तो ये परोक्ष ज्ञान कहलाता है, क्योंकि हमने किसी दूसरे के माध्यम से जाना, स्वयं ने डायरेक्ट नहीं जाना। तो ये 2 तरह से ज्ञान होते हैं। तो पांचों ज्ञानों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष में 3 तरह के ज्ञान लिए जाते हैं, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। ये अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कहलाते हैं, अर्थात इन तीनों प्रकार के ज्ञान में हमें इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मन से कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, सीधा आत्मा से किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण होता है, सीधा आत्मा के द्वारा वो पदार्थ जाना जाता है, उसमें इंद्रिय और मन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे, परंतु पहले हम परोक्ष ज्ञान को थोड़े सा चर्चा कर लेते हैं। तो परोक्ष का मतलब होता है कि हमने डायरेक्ट आत्मा से नहीं जाना, बल्कि हमने अपने इंद्रियों के और मन के माध्यम से किसी विषय को जानने की कोशिश की है। तो सामान्यतः हम सभी के अंदर अभी वर्तमान में परोक्ष ज्ञान है, जिसमें हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं या मन का उपयोग करते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए, देखने के लिए या समझने के लिए। तो ये मन से जो
दो तरह के ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान जिसमें हम मति ज्ञान कहते हैं और एक दूसरा है श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो मति ज्ञान के दो प्रकार बताए गए हैं, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। तो श्रुत निश्रित का मतलब क्या होता है? श्रुत का मतलब है सुना हुआ, जाना हुआ, पहले किसी ने हमें कोई चीज के बारे में जानकारी दी और हमने उनके माध्यम से उस चीज को जाना था, तो बाद में वो चीज अगर हमारे सामने आती है तो हम तुरंत पहचान लेते हैं कि ये अमुक व्यक्ति है, जिसके बारे में मेरे टीचर ने ये बात कही थी या मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था। तो ये इस तरह से हमें जो ज्ञान पहले से किसी ने दिया है और वो चीज तो हमारे समक्ष थी नहीं, परंतु किसी के कहने से, बताने से हमें उस चीज के बारे में जानकारी थी और वो चीज जैसे ही हमारे सामने आती है तो हम उसे देख करके कह देते हैं कि अच्छा, आप वो अमुक व्यक्ति हैं, आपके बारे में मुझे अमुक ने कहा था, आपसे मिलने की बात कही थी, आपकी विशेषताएं बताई थी। तो ये श्रुत निश्चित मति ज्ञान कहलाता है। जो वस्तु पहले से हमारी नॉलेज में है, हमने चाहे उसे देखा, प्रत्यक्ष जाना या नहीं जाना, परंतु किसी के माध्यम से हमने उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी हमारे अंदर में रहती है, तो ये श्रुत निश्चित मति ज्ञान कहलाता है। दूसरा अश्रुत निश्चित मति ज्ञान होता है, अर्थात जिस चीज के बारे में हमने कभी किसी से सुना नहीं, जाना नहीं, कभी किसी ने हमारे सामने उस विषय की चर्चा नहीं की, पर अगर वो विषय हमारे सामने आ गया तो हम तुरंत उस विषय को समझ लेते हैं और जान लेते हैं या तुरंत उसका रिप्लाई दे देते हैं। तो ये अश्रुत निश्चित मति ज्ञान कहलाता है। तो कहा जाता है जैन परंपरा में अभय कुमार हुए हैं, राजा श्रेणिक के पुत्र थे वो। उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी, बहुत तीक्ष्ण थी। अचानक ही उन्हें कोई ऐसा प्रश्न पूछ लेते थे जिसकी उन्हें कोई जानकारी पहले से नहीं होती है, परंतु पूछने पर वो तुरंत सही उसका जवाब दे देते थे। तो ये इस तरह की इंटेलिजेंसी बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, जिनको कि किसी विषय को पहले से जानने की आवश्यकता नहीं रहती है, उनसे किसी भी विषय में कोई बात की जाए, चर्चा की जाए तो उसका बहुत अच्छा जवाब देते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो ये अश्रुत निश्चित मति ज्ञान कहलाता है। अब हम देखेंगे कि श्रुत निश्चित मति ज्ञान जिसकी चर्चा आपने कल थोड़ी बहुत सुनी है, फिर भी हम आज वापस उसे रिवाइज कर रहे हैं। तो श्रुत निश्चित मति ज्ञान के अंतर्गत किस तरह के ज्ञान आते हैं? तो ये 4 तरह के ज्ञान होते हैं, ये 4 स्टेजेस हैं एक्चुअल में। हम जब कभी किसी चीज को किसी के माध्यम से सुनते हैं या पढ़ते हैं या इंद्रियों के माध्यम से ही चाहे हम देख करके कोई ज्ञान कर रहे हैं, पर वो ज्ञान भी 4 स्टेजेस में होता है। पहला ज्ञान है कि अवग्रह कहलाता है, और अवग्रह भी 2 तरह का होता है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजन का मतलब होता है कि इंद्रिय का पदार्थ के साथ संपर्क होना और उससे थोड़ा बहुत आपको पदार्थ का हल्का सा ज्ञान होता है। यद्यपि आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो कि आप क्या समझे क्या नहीं समझे, बट इंद्रिय का वर्थ के साथ जब संपर्क होता है तो वो पहला एक स्टेज बनती है ज्ञान की, जिसमें इंद्रियां पदार्थ के संपर्क में आती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम कोई चीज का टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमने मान लीजिए घर में कोई भी चीज बनाई, कोई मिठाई बनाई है, अब वो उसमें कितनी चीनी ज्यादा है या कम है, इसे अगर आपको जानना है तो आप क्या करेंगे, वो मिठाई को टेस्ट करेंगे। तो जब आप टेस्ट करेंगे तो आपकी जो टंग है उस जो भी स्वीट बनाया है, मिठाई बनाई है, उसके संपर्क में आती है सबसे पहले। तो ये जो पहला संपर्क होता है उसको अवग्रह कहते हैं, और विशेष रूप से व्यंजनावग्रह कहलाता है, जिसमें इंद्रियां अपने विषय के संपर्क में आती है और तब जाकर के हमें ज्ञान होता है कि ये इसमें चीनी ज्यादा हो गई या कम हो गई। तो ये अर्थावग्रह कहलाता है। जब विषय का ग्रहण हो जाता है, ज्ञान होता है, तो उसे अर्थावग्रह कहते हैं। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा पता चलता है कि मैं जिस चीज को टेस्ट कर रही हूँ वो कोई एक तरह का कोई स्वीट है, कोई स्वीट पदार्थ खाने की चीज है, ऐसा थोड़ा आपको आभास होता है। यद्यपि ये नहीं पता होता है कि ये आप जो खा रहे हैं वो क्या है, कोई लड्डू है या कोई बर्फी है या कोई आइसक्रीम है या कोई और तरह का मीठा द्रव्य है, ऐसा आपको पता नहीं है, बट एक आभास जरूर होता है कि कुछ ऐसी चीज है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। तो ये अर्थावग्रह कहलाता है। फिर आप ये सोचते हैं कि अगर ये मैं जो चीज की टेस्ट कर रही हूँ वो चीज है क्या आखिर,
तो आप दिमाग लगाते हैं, टेस्ट के आधार पर उसका एनालिसिस करते हैं, उसको और ज्यादा उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इट इज, whether it is sweet, whether it is gulab jamun, whether it is what we say laddu or any other thing. तो ये इस तरह से जब आप एनालिसिस करते हैं कि किस तरह का टेस्ट है, किस तरह की चीज है ये, तो ये ईहा कहलाती है, जिसमें कि अभी आप क्लियर नहीं है बट आप उसमें उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में थिंक करना शुरू करते हैं कि आप जो टेस्ट कर रहे हैं वो चीज क्या है। देन थर्ड स्टेज होती है अवाई, आपको पता चल जाता है कि ओ ये तो लड्डू है या आइसक्रीम है, इसका टेस्ट जो है इसमें ठंडक है, इसका टेस्ट जिस तरह का है उससे आइसक्रीम है पूरी। तो वो क्योंकि कभी कभी चीजों के इतने नए रूप सामने आते कि हमें पता नहीं होता कि ये चीज किस तरह की है, इसको हम क्या कहें। तो हम फिर डिसीजन पर आते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं ये आइसक्रीम ही है और कोई चीज नहीं है। और फिर बाद में आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये इम्प्रेशन बन जाते हैं कि इस तरह की चीज जो होती है वो आइसक्रीम होती है, इस तरह की चीज टेबल होती है, इस तरह की चीज कुर्सी होती है, इस तरह की चीज पुस्तक होती है या पेन होता है। तो ये दिमाग में इम्प्रेशन आपके बन जाता है उस ऑब्जेक्ट को लेकर के कि इस तरह का जो भी ऑब्जेक्ट अपने को दिखता है उसको हमें इस तरह से समझना चाहिए, इस तरह से जानना चाहिए। तो ये 4 स्टेजेस में हम किसी वस्तु को समझते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम पदार्थ को देखा और तुरंत हमारी नॉलेज में आ गया कि ये क्या चीज, ये अमुक चीज है। ये 4 स्टेजेस से हम गुजरते हैं। सबसे पहले इंद्रिया पदार्थ का संपर्क करती है। मैं अगर किसी चीज को देख रही हूँ तो अगर वो चीज मेरे सामने ही नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो चीज क्या है। तो पहले इंद्रियों की रेंज में पदार्थ आता है, उनके संपर्क में आता है, तब जाकर के फिर हमें वस्तु का ज्ञान होना शुरू होता है। और सबसे पहले जो ज्ञान होता है उसमें जस्ट इतना ही पता चलता है कि कोई कुछ चीज है। फिर आप उस चीज के बारे में ऊहापोह करते हैं, यानी तर्क वितर्क करते कि क्या चीज हो सकती है। तो आप फिर ईहा के स्टेज में आ जाते हो। और जब आप उसके बारे में कोई डिसीजन ले लेते हो तो वो अवाई कहलाता है। और वो चीज जब आपको क्लियर हो जाती है कि ये अमुक चीज, इस अमुक प्रकार की चीज, को ऐसा ये कहा जाता है, ये पुस्तक कहा जाता है या टेबल कहा जाता है या इसे आइसक्रीम कहा जाता है या कुछ भी चॉकलेट कहा जाता है, ऐसा आपको जब वो उसका स्ट्रक्चर, उसके टेस्ट, इन सब चीजों का एनालिसिस करने के बाद में आप ये जब डिसीजन हो जाता है कि ये अमुक तरह का पदार्थ है, तो फिर दिमाग में हमेशा के लिए वो इम्प्रिंट हो जाता है। फिर सेकेंड टाइम जब वैसा ही पदार्थ आपके सामने आता है तो आपको इन सभी स्टेजेस से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सीधा कह देते हैं ये अमुक एक चीज आइसक्रीम है या अमुक चीज टेबल है या कुर्सी है या अमुक चीज है। तो ये धारणा एक प्रकार का हमारे दिमाग में बने हुए इम्प्रेशन है किसी वस्तु के बारे में, जिसको हम पहले अच्छी तरह से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ये यहाँ पर जस्ट उदाहरण के लिए अवग्रह को समझाने की कोशिश की कि अवग्रह में व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह ये 2 स्टेजेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये कहा जाता है कि हम किसी भी चीज के संपर्क में जब तक नहीं आते तब तक उस वस्तु का हमें पता नहीं चल सकता है। तो जैसे व्यक्ति अगर नींद में सोया हुआ है और अगर उसे आप कोई आवाज दे रहा है कि उठो, या तुम्हारे ऑफिस जाने का समय हो गया है, या बच्चों को स्कूल छोड़ना है, या किसी भी काम से आप उसे पुकारते हैं, अगर वो नींद में है तो उसे नहीं पता चलता है कि आप क्या कह रहे हो। तो आप कई बार जब बोलते हो, पुकारते हो, तो वो जो आपके शब्द हैं उसके कान में बार बार जब प्रवेश करते हैं, तो वो अंदर में जब प्रवेश करते हैं और पूरी तरह से अंदर जाते हैं, तब उसे बोध होता है कि कोई उसे आवाज दे रहा है। तो ये व्यंजना वगैरह पहला संपर्क हुआ कि आपके शब्द उसके कान में जब तक इंटर नहीं करते, प्रवेश नहीं करते, भीतर जाते नहीं है, तब तक उसे कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। तो ये व्यंजनावग्रह की स्टेज है कि शब्द का कान के साथ संपर्क हुआ और तब फिर जाकर के उसे, जब कान पूरी तरह से सेचुरेटेड हो जाते हैं, तब जाकर के उसे बोध होता है कि ओ मुझे कोई आवाज दे रहा है। तो ये अर्थावग्रह कहलाता है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर फोटो से कि इसी तरह की जो स्टेज है, तो ये समझाया जा रहा है कि व्यंजनावग्रह में तो असंख्य समय लग जाता है, क्योंकि शब्द और विषय आपस में जब संपर्क में आते हैं तो उसमें टाइम लगता है।
और अर्थावग्रह में एक ही समय लगता है, क्योंकि संपर्क होने के बाद तो तुरंत चेतना उसे जान लेती है, समझ लेती है। जो इंद्रियों के अंदर जो हमारी चेतना शक्ति है, कॉन्शियसनेस की पावर है, जानने की जो शक्ति है, वो तुरंत फिर जैसे इस विषय का संपर्क ठीक से होता है वैसे ही उसे जान लेती है, तो उसको ज्यादा समय नहीं लगता जानने में। किंतु विषय को इंद्रियों के संपर्क में आने में समय लगता है, इसलिए व्यंजनावग्रह में असंख्य समय लग जाते हैं, जबकि उसको जानने में एक ही समय लगता है। अब आप ये देख रही है कि व्यंजनावग्रह के संदर्भ में ये कहा जाता है कि चूंकि व्यंजनावग्रह में वस्तु और इंद्रियां आपस एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो संपर्क में आने वाली इंद्रियां कौन कौन सी होती है? तो कहा जाता है स्पर्शन इंद्रिय होती है, रसन होती है, घ्राण होती है और श्रोत होती है। ये 4 इंद्रियां ही अपने विषय के साथ में बहुत निकट से संपर्क करती है, किंतु आंखों को वस्तु के साथ जो जिस वस्तु को जानना है वो वस्तु दूर रहने पर भी उसे जान सकती है, इसलिए आंखों का व्यंजनावग्रह नहीं होता है। इसी तरह से मन के द्वारा हम किसी भी विषय को सोच सकते हैं। अमेरिका में बैठे इंडिया के बारे में सोच सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच सकते हैं, कि दुबई, यूक्रेन या रशिया, किसी भी कंट्री के बारे में सोचो आप। अतीत के किसी भी पास्ट में भगवान ऋषभ कब हुए, महावीर कब हुए, 24 तीर्थंकर कब हुए, इन सबके बारे में अतीत में आप अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी कालखंड में जितने तीर्थंकर हुए हैं उन सबके बारे में भी सोच सकते हैं, और भविष्य में जो होने वाले उनके बारे में भी सोच सकते हैं। और वो चीजें अभी वर्तमान में नहीं है, तो मन को कोई पदार्थ का संपर्क नहीं चाहिए, वो बिना संपर्क किए भी उस पदार्थ को जान सकता है या उसके बारे में चिंतन कर सकता है। तो हमारी आंखें और मन, इन दोनों को विषय का संपर्क नहीं चाहिए। विषय का संपर्क नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आंखों के सामने वस्तु नहीं होनी चाहिए, आंखों के सामने वस्तु तो होना चाहिए, उसकी रेंज में होना चाहिए, उसकी अप्रोच में होना चाहिए, किंतु आंखों को उन विषयों को, उन पदार्थों को जानने के लिए बिल्कुल उसको टच करने की जरूरत नहीं रहती है। बाकी ये सारी इंद्रियां, कान है, कानों में जब तक शब्द नहीं जाता है, नाक में जब तक गंध नहीं जाती है, जीभ के ऊपर जब तक आप कोई उस पदार्थ जिसका टेस्ट करना चाहते हो वो पदार्थ आप नहीं रखते हो, तब तक ये इंद्रियां अपने विषय को नहीं जान सकती है। किसी चीज को छू करके देखने से ही पता चलेगा कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है या हॉट है या कोल्ड है, तो ये टच करके ही जाना जा सकता है। तो इन चारों इंद्रियों को तो अपने विषय को बहुत निकट से देखने और समझने की जरूरत होती है, जबकि मन और आंखों को वैसी जरूरत नहीं होती है। तो ये इसलिए व्यंजनावग्रह तो 4 इंद्रियों से ही संबंध रखता है, किंतु अर्थावग्रह तो सभी इंद्रियों का से संबंध रखता है। तो अर्थावग्रह स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत और मन 6 इंद्रियों के साथ संपर्क रखता है, क्योंकि इन सभी इंद्रियों से ज्ञान तो होता है, इनको संपर्क अपने विषय के साथ टच करके जानना जरूरी नहीं है। मन को और स्पेशल आंखों को, बाकी सभी इंद्रियां अपने विषय को टच करती है तभी इनको पता चलता है। तो व्यंजनावग्रह का संबंध तो हमारे केवल 4 इंद्रियों के साथ में है, जबकि अर्थावग्रह का संबंध इन 6 इंद्रियों के साथ में होता है। इहा जो है, इहा का संबंध भी सभी इंद्रियों के साथ में होता है, जिसमें हम किसी पदार्थ को हम जानते हैं कि ये कुछ चीज है, तो फिर हम उसकी वो चीज क्या है ये जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा हो जाती है, तो उसे इहा की स्टेज कहते हैं, जिसमें हम किसी चीज के बारे में रीजनिंग करते हैं, या कोई उसका लॉजिक खोजते हैं, या उसका कोई आर्गुमेंट सोचते हैं कि ये क्यों सही है क्यों नहीं है। सो ऐसा जो भी नॉलेज होता है जिसमें कि हम किसी चीज को के बारे में रीजनिंग करते हैं या चिंतन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज क्या है क्या नहीं है, तो उसको इहा के स्टेज कहा जाता है। तो ये 5 इंद्रियों के ज्ञान में ये स्टेज बनती है कि इस स्टेज पर से जाने के बाद ही आप निर्णय की स्टेज में आते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि ये पदार्थ अमुक है। क्योंकि जब आप यहाँ के स्टेज में देखते हैं, किसी पदार्थ के बारे में सोचते हैं, तो पदार्थ में के आप टेस्ट को देखते हैं, उसके कलर को देखते हैं, उसके साइज, शेप, उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब चीजों का एनालिसिस करते हैं, तब आपको पता चल जाता है कि इसमें ये चीजें हैं तो ये अमुक चीज होनी चाहिए, इसमें इस तरह का टेक्सचर है या टेस्ट है या
शेप है या इस तरह के ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये आइसक्रीम ही होना चाहिए और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है। तो ऐसा आप डिसीजन ले लेते हैं। तो ये डिसीजन की स्टेज जो है ये सभी इंद्रियों से संबंध रखती है, क्योंकि सभी इंद्रियों के विषयों के बारे में डिसीजन लेना पड़ता है। और जब आपका डिसीजन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और सही होता है, तो आपके दिमाग में पूरी तरह से वो इम्प्रिंट भी हो जाता है कि ये पदार्थ अमुक तरह का पदार्थ जो है अमुक प्रकार का पदार्थ होता है। सो ये आपको पता चल गया है और अब दिमाग में हमेशा उस चीज का एक पिक्चर बन गया है, इमेज बन गई है, इम्प्रेशन बन गया है। और अब वो ऐसा पदार्थ आपके सामने कभी भी प्रेजेंट किया जाए, तो आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये पदार्थ आइसक्रीम है या ये पदार्थ कोई पुस्तक है या कोई टेबल है या कुर्सी है, तो या कोई फ्लावर है या बटरफ्लाई है। सो ये सब चीजों का जब आपको बचपन से को समझा दिया जाता है कि बटरफ्लाई किसको कहते हैं, फ्लावर किसको कहते हैं, और वो दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आ जाता, बैठ जाता है, तब फिर बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट टाइम में आपको ये सारी स्टेजेस से भी गुजरने की जरूरत नहीं है। जस्ट धारणा यानी आपके अंदर बने हुए जो इम्प्रेशन है, वो जैसे ही पदार्थ सामने आता है, वो अवेकन हो जाते हैं और आप कह देते कि ये चीज अमुक है। तो ये धारणा की स्टेज है। और कहा जाता है, आजकल कहा जाता है मेमोरी की बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को याद नहीं रहता है। तो इसका एक तो बहुत बड़ा कारण है कि हमारा वर्तमान में हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बहुत शॉर्ट हो गया है। बहुत थोड़ा-सा समय के लिए हम किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर पाते हैं, और जब हमारा कंसंट्रेशन ही ठीक नहीं होता है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में जो डीपली इम्प्रिंट होनी चाहिए, वो नहीं होती है, जिसको हम धारणा की स्टेज कहते हैं। और जब वो डीपली इम्प्रिंट नहीं होती है, तो आपको फिर याद भी इज़िली नहीं आती है। तो हज़ारों चीज़ें हम जैसे मान लीजिए अपन सड़क से गुज़र रहे हैं, चाहे कार से गुज़र रहे हों, चाहे किसी पैदल चल रहे हों, हज़ारों चीज़ें हमारे नॉलेज में आती है चलते-चलते, हम इधर-उधर देखते रहते हैं थोड़ा बहुत कुछ, तो हमें पता तो रहता है, बट हम उस पर कंसंट्रेट नहीं करते, फोकस नहीं करते, हमारा उन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं होता है, तो हमें कुछ खास उसके बारे में कोई जिज्ञासा भी नहीं होती है, हमारा अटेंशन भी उनकी तरफ पूरा नहीं होता है। जस्ट कैजुअली हमने ठीक है आँखों के सामने आ गई तो हमने देख लिया, या हमारे सामने से गुज़र गई तो हमने उसको देख लिया। तो ये ऐसा हमारी जो स्टेज बनती है, उसमें हमारे दिमाग में गहरे इंप्रेशन जब उस चीज के नहीं बनते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारा उनके प्रति पूरी तरह से नहीं है, तो फिर जो धारणा की स्टेज जिसे हम इंप्रेशन बनना कहते हैं माइंड के अंदर, वो भी नहीं बनते हैं, और इसीलिए वो चीजें फिर जल्दी से आपको याद नहीं रहती है। और जो जितना उसको अटेंशन के साथ किसी चीज को देखेगा और उस पर फोकस करेगा, तो उसको उसके दिमाग में उस चीज के इंप्रेशन ज्यादा अच्छे बनेंगे, ज्यादा डीप बनेंगे। तब फिर वो जब कभी उस चीज को देखेंगे, तब तुरंत उन्हें पता चल जाएगा कि ये चीज अमुक है, या कुछ समय के बाद उन्हें पूछा भी जाएगा कि आप सड़क से जब गुजर रहे थे तो आपने क्या क्या देखा, तो आप आराम से बता सकते कि मैंने अमुक जगह ये चीज थी, तमुक जगह ये चीज थी, ऐसा आप बता सकते हैं। तो धारणा शक्ति के आधार पर स्मृति शक्ति विकसित होती है। जितने गहरे इंप्रेशन की चीज दिमाग के में बनेंगे चीजों के, उतनी ही वो चीजें याद रहेगी। अगर हमारा कंसंट्रेशन उतना नहीं है, हमारा कंसंट्रेशन बहुत शॉर्ट है, हम किसी चीज पर पूरी तरह से अटेंशन कर ही नहीं पाते या लॉन्ग टाइम के लिए अटेंशन नहीं कर पाते, तो फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए हमें वो चीजें याद भी नहीं रह सकती है। तो ये हमें खास बात समझने की कि हमारी मेमोरी आजकल क्यों कम हो गई है, या हम जितना याद करके रखना चाहते हैं वो क्यों नहीं रहता है। तो उसके पीछे कारण है कि हमारी धारणा शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। ब्रेन की जो रिटेंशन पावर है वो बहुत कम हो गई है। उसके कारण से फिर चीजें कम याद रहती है। अब हम दूसरे ज्ञान पर आते हैं, वो भी एक परोक्ष प्रकार का परोक्ष ज्ञान है, जिसको हम इनडायरेक्ट नॉलेज कहते हैं। परोक्ष ज्ञान में विशेष रूप से इसका नाम रखा गया है श्रुत ज्ञान। श्रुत का मतलब होता है वास्तव में तो आगम, किंतु वर्तमान में श्रुत का मीनिंग बहुत व्यापक अर्थ में लिया जाता है। श्रुत मीन से सुना हुआ, तो आप किसी सुना हुआ या पढ़ा हुआ जो भी शब्द होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो आप किस कान से जो कुछ भी सुनते हैं, चाहे आप हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, किसी और के लेक्चर को सुन रहे हैं, या दिन भर आपस में भी कोई बात करते हैं, तो एक दूसरे से जो कुछ कम्युनिकेट करते हो, तो वो सब श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आता है। और वास्तव में प्राचीन काल में तो श्रुत ज्ञान शब्द जो है विशेष रूप से आगम अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता था, कि आप आगमों का कितना अध्ययन करते हैं, कितना स्वाध्याय करते हैं, वो श्रुत ज्ञान कहलाता है।
और श्रुत ज्ञान के 5 प्रकार, श्रुत के 5 प्रकार माने जाते हैं, वाचना, प्रच्छना, जिसको हम स्वाध्याय के 5 प्रकार कहते हैं। तो ये सब श्रुत ज्ञान के पार्ट हैं, जिसमें आप किसी से कुछ सुनते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जानते हैं। आत्मा क्या है, कर्म क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, बंधन से मुक्ति कैसे हो सकती है, साधना के क्या ऐसे प्रयोग हैं। तो इन सब बातों को आप शास्त्र के माध्यम से पढ़ करके जानते हो, या किसी गुरु के माध्यम से, सम्मी जी के माध्यम से सुन करके, या किसी स्कॉलर से सुन करके आप जानते हो। तो ये दोनों ही तरीके होते हैं श्रुत ज्ञान करने के। पढ़ करके भी आप किसी चीज को जान सकते हो और सुन करके भी जान सकते हो। आप रेडियो, अब रेडियो तो चलो बहुत आउट ऑफ डेट हो गया है, टीवी के माध्यम से आप जो न्यूज सुनते हैं, जितने भी चैनल्स हैं उसमें जो कुछ आपको न्यूज मिलती है, या कुछ भी आप टीवी के माध्यम से कुछ सुन करके जो कुछ जानते हैं, वो सब श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आता है ब्रॉडर सेंस में। किंतु वास्तव में हमें यहाँ अभी श्रुत ज्ञान से आगम का अध्ययन अगर समझना चाहिए कि हम जितना श्रुत का पारायण करते हैं, आगमों का अध्ययन करते हैं, उतना ही हमें तत्वों का विशेष ज्ञान होता है, तत्वों का निर्णय होता है और जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ती है। तो ये श्रुत ज्ञान के अनेक प्रकार हैं, 14 प्रकार माने जाते हैं। अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, संगी श्रुत, असंगी श्रुत, सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत, सादि श्रुत, अनादि श्रुत, वसित श्रुत, अपर्यवसित श्रुत, गमिक श्रुत, अगमिक, यहाँ पे छूट गया लगता है, अगमिक श्रुत, अंग प्रविष्ट श्रुत और अंगम बाह्य श्रुत। इस श्रुत के 14 प्रकार माने जाते हैं। तो अक्षर श्रुत किसे कहते हैं? आप जो भी पुस्तकें पढ़ते हैं या अभी हमसे जो सुन रहे हैं, तो आप किसी भाषा के माध्यम से, किसी शब्द के माध्यम से जो कोई ज्ञान हो रहा है आपको, वो सब अक्षर श्रुत कहलाता है। किंतु सारे जितने भी जीव होते हैं वो सभी तो भाषा को नहीं जानते हैं। कोई अंग्रेजी भाषा, पक्षी अंग्रेजी भाषा नहीं जानता है, या हिंदी भाषा नहीं जानता है, या क ख ग घ ये इन अक्षरों का ज्ञान उनको नहीं होता है। फिर भी वो आवाज करते हैं, बोलते हैं, आपस में एक दूसरे से कुछ कम्युनिकेट करते हैं। एक पक्षी, अगर एक कौवा की डेथ हो गई है तो एक दूसरा कौवा जैसे जो उसको देखेगा तो काव काव करके सारे आसपास के कौवों को अपने इकट्ठा कर लेगा। तो ये उसका मैसेज दूसरे कौवे अपने आप समझ जाते हैं कि भाई किसी की डेथ हो गई है हम में से, तो इसलिए वो सभी चले आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि जो काव काव की आवाज करना है, या चिड़िया का चहकना, मोरों का जो है वो बोलना, शेर का, अन्य पशु पक्षियों का बोलना, ये सारा इनमें इनको कोई भाषा का ज्ञान नहीं है। तो इनका जो शब्द होती है ये ध्वनि रूप होती है, इसमें कोई अक्षर तो नहीं होता है, किंतु वो अपनी ध्वनियों के माध्यम से अपनी बात को जो है सामने वाले को कन्वे कर देते हैं, अपना मैसेज दूसरों को तक पहुंचा देते हैं। तो ये अनक्षर श्रुत कहलाता है, जिसमें अक्षर तो नहीं है, फिर भी कोई बात कही जा रही है और वो बात समझ में आ रही है दूसरे को, सुनने वाले को। संगी श्रुत होता है। संगी का मतलब होता है हम सब संगी जीव कहलाते हैं, जिनमें मन का विकास होता है, मानसिक या ब्रेन का जिसमें डेवलपमेंट है, वो संगी जीव कहलाते हैं। और उनको जो ज्ञान होता है वो संगी श्रुत कहलाता है। परंतु अन्य जीवों को भी आप अगर मान लीजिए चिड़िया को भी नौकार मंत्र सुनाएंगे तो वो सुन लेगी, अन्य जीव जंतुओं को भी आप धर्म की बात सुनाएंगे तो सुन लेगी। तो वो तो अगर मान लीजिए कि उनको, चिड़िया तो चलो पंचेंद्रिय प्राणी है, उसमें मन का विकास है, पर अन्य जीवों में चाहे मक्खी, मच्छर, ये जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु हैं जिनको हम समूर्छिम कहते हैं, उनमें मन का विकास नहीं होता है। परंतु उनको भी आप कुछ कहते हो, प्लांट्स को भी कुछ कहते हो, तो वो सुनता है, समझता है। ये असंगी श्रुत कहलाता है। वो आपकी भाषा को, वाइब्रेशंस को रीड कर लेता है कि आप उसको क्या मैसेज दे रहे हैं। नौकार मंत्र अगर प्लांट्स को सुना रहे हैं तो प्लांट्स जो है उसको सुनता है आपसे। तो ये असंगी श्रुत कहलाता है। सम्यक श्रुत, सम्यक श्रुत का मतलब होता है कि अब हम धर्म शास्त्रों को, धार्मिक ग्रंथों को, जिसमें अच्छी बातें कही जाती है, जीवन के विकास की बातें कही जाती है, आत्मा की उन्नति की बातें कही जाती है, आध्यात्मिक उद्देश्य या मैसेज या उसके अंदर होता है, तो ये इस तरह के ग्रंथ सम्यक श्रुत कहलाते हैं। मिथ्या श्रुत, जिसमें कि आत्मा की बातें नहीं है, व्यापार संबंधी बातें, मान लीजिए आप राजनीति शास्त्र, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, या वो और किसी कॉमर्स विषय को लेते हैं, या अन्य किसी साइंस को लेते हैं,
तो उनका उद्देश्य कोई आत्मा को जानना नहीं है। आपको बिजनेस के बारे में, आप अगर उस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपको उस विषय की भी जानकारी चाहिए, इसलिए आप उस विषय को पढ़ते हैं। तो ये सब मिथ्या श्रुत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें आत्मा की बातें नहीं है। इस दृष्टि से इसको मिथ्या समझना है। और कभी कभी कुछ बातें गलत भी होती है, सही भी नहीं होती है, परंतु आप उसको पढ़ते हैं और वो वर्तमान में वो काम आती रहती है उनको, वो मार्केट में चलती है या आपके बिजनेस फील्ड में या काम वर्किंग फील्ड में वो उस तरह की लैंग्वेज चलती है। तो आप उसको, चाहे वो सही है या गलत है, वो काम कर रही है, इसलिए आप उसको फॉलो करते हैं। सो मिथ्या श्रुत कहलाता है। कुछ चीजें गलत भी होती है या मिथ्यात्व की दृष्टि से मिथ्यात्व को जो है उत्पन्न करने वाली होती है। तो उस तरह की जानकारियां भी शास्त्रों में, कुछ शास्त्रों में दी जाती है, और वो आप सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और आपका कभी कभी विश्वास भी ऐसा हो जाता है। सो मिथ्या श्रुत भी होता है, सादे श्रुत होता है। सादे श्रुत का मतलब है कि मान लीजिए आज कोई टेक्स्ट बुक लिखी गई है, तो आज ही वो लिखी गई है, पहले तो उसका अस्तित्व नहीं था, वो सादे श्रुत है। अनादि श्रुत, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनादिकाल से चली आ रही है, अनादिकाल से जिन बातों को हम सुनते चले आ रहे हैं, तो अनादि श्रुत के अंतर्गत आती है। पर्यवसित श्रुत, सपर्यवसित श्रुत का मतलब है जिसका कभी एंड होगा। तो आज के पब्लिकेशन से जितने भी है, वो पुस्तकें 50 वर्ष 100 वर्ष से ज्यादा तो चलती नहीं, 50 वर्ष में ही खत्म होना शुरू हो जाती है। तो ये ग्रंथ ऐसे हैं जो इनका अंत भी होता है। अपर्यवसित श्रुत, अपर्यवसित श्रुत यानी ऐसा श्रुत जो कि कभी अंत होना नहीं है। तो अनादि श्रुत में हम ऐसे उन चीजों को भी ले सकते हैं जो शाश्वत सत्य है। आत्मा की बातें हैं, कर्म की बातें हैं, मोक्ष की बातें हैं, सृष्टि में जिन 6 द्रव्यों के अस्तित्व की जो बातें हैं, ये सारे अनादिकाल से इन तत्वों का विवेचन होता आ रहा है, और ये तत्व अनादिकाल से अस्तित्व में है और अनंत काल तक अस्तित्व में रहेंगे। तो अपर्यवसित श्रुत यानी जिसका कभी एंड नहीं आना है। ये विषय हमेशा किसी न किसी रूप में चर्चा में आते ही रहेंगे, हर युग में इन विषयों की चर्चा चलती रहेगी। इसलिए 24 तीर्थंकरों का जब भी समय होता है, वो इन्हीं विषयों की चर्चा करते हैं। तो भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर के युग में बहुत अंतर है, परंतु जो भगवान ऋषभ ने कहा वही भगवान महावीर ने कहा, वही बीच के तीर्थंकरों ने कहा, क्योंकि ये अनादि श्रुत है और अपर्यवसित है, अनंत अनादि है और अनंत काल तक इसी ये चीजें बनी रहेगी। आत्मा का अस्तित्व कभी नष्ट होना नहीं है, मोक्ष कभी नष्ट होना नहीं है, स्वर्ग नरक जहां भी है वो कभी नष्ट होने नहीं है। तो उनकी चर्चाएं हर युग में, हर तीर्थंकर जिस रूप में वो है चीजें, उसी रूप में उनकी चर्चाएं करते हैं। सो अनादि अपर्यवसित श्रुत के अंदर आ जाता है। गमिक श्रुत, कभी कभी एक विषय को समझना है और उस विषय में उससे किसी दूसरे विषय को हम समझने जा रहे हैं, तो परंतु कुछ बातें सेम होती है, अप्लाई करती है, कि जो बात धर्मास्तिकाय के बारे में कही जा रही है वही अधर्मास्तिकाय के बारे में है, वही आकाशास्तिकाय के बारे में, वही जीवास्तिकाय के बारे में। कुछ बातें कि ये सारे द्रव्य मान लीजिए अमूर्त है, नॉन फिजिकल है, तो ये और इनके विशेष रूप से लोकाकाश, जीव और धर्म अधर्म द्रव्य के प्रदेश जो है असंख्य असंख्य ही होते हैं। तो ये सेम बातें हैं, तो बहुत सारी बातें सेम होती है। कभी कभी विषय बदलता जाता है किंतु उसका विवेचन में ज्यादा अंतर नहीं होता, तो गमिक श्रुत की कैटेगरी में आते हैं। सभी और अलग अलग विषय है और उनका सबका विवेचन डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसको आगमिक श्रुत कहते हैं। अंग प्रविष्ट श्रुत उसे कहा जाता है जो भगवान तीर्थंकरों के द्वारा बोला गया है। तो जो तीर्थंकर परमात्माओं के द्वारा जो ग्रंथ बोले जाते हैं या जो बात कही जाती है, वो अंग प्रविष्ट श्रुत के अंतर्गत आती है। और उनके बाद के जो आचार्य होते हैं, जिनके पास में 14 पूर्वों का ज्ञान होता है या 10 पूर्वों का ज्ञान होता है, इस तरह के जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके द्वारा जो आगम लिखे गए हैं, उनको अंग बाह्य श्रुत कहते हैं। तो आपने ये देखा कि श्रुत ज्ञान के ये 14 प्रकार बन जाते हैं। यानी इस तरह से इन 14 तरीकों से हम किसी शब्द या ध्वनि के माध्यम से किसी विषय को समझते हैं। तो ये भी परोक्ष है, इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें शब्द का सहारा लेकर किसी विषय का ज्ञान होता है। सीधा वो विषय हमारे सामने नहीं है, मोक्ष हमारे सामने नहीं है,
आत्मा हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो हम क्या है शास्त्रों को पढ़ते हैं या गुरुवाणी को सुनते हैं, सबने जी कुछ विवेचन कर रहे हैं, प्रवचन कर रही है, तो उनको हम सुनते हैं और उससे हम विषयों का हम ज्ञान करते हैं। तो ये ज्ञान हम शब्द के माध्यम से कर रहे हैं। कोई बोल रहा है, कोई बता रहा है या किसी टेक्स्ट में लिखा हुआ उन विषयों के बारे में, तो हम उनको पढ़ करके समझ रहे हैं। वो विषय हमारे समक्ष नहीं है या हमारी इंद्रियों की पहुंच से वो बाहर है, जिनको हम इंद्रियों के माध्यम से देख नहीं सकते हैं। तो ये सारे परोक्ष विषय हैं जिनको हम श्रुत के माध्यम से समझते हैं। और हो सकता है कुछ चीजें प्रत्यक्ष भी हैं, परंतु अभी वो हमारे सम्मुख नहीं है, और हम कि कोई बताता है कि अमुक चीज अमुक जगह मिलती है, अमुक मार्केट में मिलती है सपोज, तो आप उस चीज को उससे सुन करके जान लिए, और फिर जब आपको वो चीज चाहिए तो आप मार्केट में जाके उसको खरीद सकते हैं, उसको देख सकते हैं अपनी आंखों से। परंतु जब आपने पहली बार उसको जाना था तब तो आपने श्रुत यानी सुन करके ही जाना था, किसी के माध्यम से जाना था, तो वो श्रुत ज्ञान का हिस्सा बना। अब जब आपने प्रत्यक्ष आंखों से देख लिया तो मति ज्ञान का हिस्सा बन गया। अब हम थोड़ा सा कितने बजे तक फिनिश करना, 9:30 तक। तो मेरे ख्याल से हम अतीन्द्रिय ज्ञानों की चर्चा कल करेंगे। आज का जो विषय है मैंने कल का ही थोड़ा सा रिवाइज करवाया, ताकि वो चीजें स्पष्ट हो जाए, तब आगे के ज्ञानों को समझना इजी हो जाएगा। अब किसी के कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्न कर ले, फिर ध्यान का हम प्रयोग करेंगे। महाराज मेरा सवाल है, मन तो इंद्रिय नहीं है, मन इंद्रिय के अलावा है, तो उसको मन को इंक्लूड किया गया है प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान में। हाँ सही है। तो मन को नो इंद्रिय कहा जाता है। नो का मतलब होता है कि ईषद इंद्रिय, ईषद का मतलब थोड़ी, यानी वो पूरी तरह से इंद्रिय जैसी तो नहीं है, परंतु वो भी एक प्रकार की इंद्रिय ही है, इसलिए इसको सिक्स्थ सेंस कहा जाता है दूसरे सभी ट्रेडिशंस में। और जैन परंपरा में इसको नो इंद्रिय कहा जाता है, यानी पूरी तरह से ये इंद्रिय जैसी नहीं है, क्योंकि हमारे कान नाक की जैसी रचना है वैसे मन की कोई रचना नहीं है, किंतु ये भी एक प्रकार से की इंद्रिय है। और इंद्रिय क्यों है कि ये पांचों प्रकार की जो हमारी इंद्रियां होती है, उनसे जो कुछ हमें पता चलता है उसी पर मन विचार करता है। मन को स्वतंत्र अपने किसी विषय पर सोचने की वैसे शक्ति नहीं है। हम मान लीजिए आत्मा को हम नहीं देख रहे हैं, परंतु आत्मा के बारे में हमने सुना है अपने कान से या आंखों से, हमने उसके बारे में कुछ रीड किया है, तो मन उस टॉपिक पर सोचने लगता है। ठीक है ना। महाराज हाँ दूसरा सवाल है कि ये चक्षु और मन, इनको दोनों को अप्राप्यकारी, मतलब डायरेक्ट नॉलेज की तरह से डायरेक्ट एक्चुअली देख सकते हैं। तो मन तो महाराज वो कोसों तक जा सकता है, वो चक्षु की तरह कैसे देख सकता है? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मन के बारे में हमको ये समझना है कि मन पूरी तरह से इंद्रिय नहीं है ना, पूरा इंद्रिय जैसा नहीं है। इसकी तो त्रैकालिक सोचने की शक्ति होती है, यानी तीनों काल के पदार्थों के बारे में ये सोच सकता है, और किसी भी क्षेत्र में रहे हुए, किसी भी स्पेस में रहे हुए, किसी भी कॉर्नर में रहे हुए चीज के बारे में सोच सकता है। तो इसकी ये ताकत है, इसीलिए तो मन जो है वो एक विकसित इंद्रिय है। और 5 इंद्रियों वाले जो एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव है, वो तो एक तरह से विकास की श्रेणी में कम है, और जिनका मन का विकास हो गया वो उच्च श्रेणी के विकसित प्राणी कहलाते हैं। तो ये तो एक विशेष क्षयोपशम होता है, तभी जाकर के आपको मन का विकास होता है, नहीं तो कितने जीव जो है वो मन का विकास ही नहीं है उनमें। तो ये मन एक चिंतन करने की शक्ति है, जो कि एक विकसित मनुष्य में या विकसित प्राणी में, पंचेंद्रिय जो गर्भज प्राणी होते हैं उनमें ये मन सोचने की शक्ति का विकास होता है। तो ये एक चिंतन शक्ति का विकास है, इसको मन को समझना चाहिए, चिंतन की शक्ति का विकास है ये। ठीक है ना। वंदना में एक और भी
था क्वेश्चन, जो आपने बताया था ना, धारणा धारणा हम्म, करते हैं हम्म, उससे उससे मेमोरी स्ट्रांग बनती है। तो इट मीन्स के लाइक जब भी हम करते हैं, कुछ भी नया लर्न करते हैं, हम्म, उसकी इम्प्रिंट लाइक माइंड में बना ले तो अच्छा रहता है। तो यस। तो इसलिए जितना आप उसको अटेंशन के साथ में ध्यान से उसको देख वस्तु को सुनेंगे या देखेंगे या पढ़ेंगे तो वो उतनी इजीली आपको याद भी रहेगी। धारणा जब तक गहरी नहीं बनती है तब तक स्मृति नहीं बनती है। स्मृति धारणा के बाद की स्टेज है। ओके ओके। तो पहले आपके इम्प्रेशन अच्छे बनने चाहिए और इम्प्रेशन के लिए जरूरी है आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। ओके ठीक है। हाँ, ओके वंदना। हाँ, पूछिए। प्रतिभा विकास ना, हाँ। गमिक क्या बताए थे मनामी? गमिक शुद्ध गमिक का मतलब होता है एक जैसा पाठ आता जाता है, ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे हम अभी याद कर रहे उत्तराध्ययन सूत्र का कौन सा अध्याय, 32वां नहीं, पहले वाला 10वां अध्याय किया। तो उसमें जैसे पाठ आ रहा है, परिजूरयिते शरीरम कैसा पंडुरया हवन्ति ते से सोय बले हायै समयं पमाये परिजूरयिते शरीरम कैसा पंडुरया हवन्ति ते से चक्षु बले हायै समयं गुयं मापमाये परिजूरयिते शरीरम कैसा पंडुरया हवन्ति ते से घाण बले हायै समयं गुयं मापमाये। अब देखिए इसमें केवल चक्षु बले घाण बले बस इतना ही शब्द बदला, बाकी सारा पाठ एक जैसा ही है, सब कुछ है ना। तो जहाँ सदृश पाठ जिसको कहते हैं सिमिलर सिमिलर सेम टाइप का विवेचन एक्सप्लेनेशन बार बार आ रहा है, उस टेक्स्ट में ज्यादा कुछ टेक्स्ट में फर्क नहीं हो रहा है, सेम सेम तरह की बात आ रही है, टॉपिक बदलता जा रहा है बट एक्सप्लेनेशन उसका भी वैसा ही है जैसा पहले वाले का था। ठीक है ना। तो वो गमिक श्रुत के अंतर्गत आता है। और कोई